आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में, 10% हैप्पियर। ये डैन हैरिस की अपनी कहानी का एक सारांश है। तो चलिए सीधे डैन हैरिस की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं एक शक करने वाले पत्रकार ने खुशी का एक बिल्कुल नया रास्ता खोज निकाला। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि संकट की शुरुआत कैसे हुई। फिर हम उनके मन में जो शक और नई उम्मीदें थीं उनको जानेंगे। इसके बाद हम मन के विज्ञान में थोड़ा गहरा उतरेंगे, प्रैक्टिस के दौरान आने वाली मुश्किलों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि काम और जिंदगी में बैलेंस कैसे बनता है। और आखिर में हम उस 10% के वादे पर पहुंचेंगे जो इस पूरी कहानी का दिल है। एक पल के लिए सोचिए, आप नेशनल टेलीविजन पे लाइव हैं, करियर एकदम टॉप पर है, और तभी अचानक सब कुछ बिखर जाता है। बस यहीं से शुरू होती है डैन हैरिस की कहानी। वो एबीसी न्यूज़ के एक राइजिंग स्टार थे, जिनकी पहचान ही उनकी कड़ी मेहनत और गजब के कंट्रोल, मतलब हमेशा शांत रहने की काबिलियत पर बनी थी। लेकिन हुआ क्या? लाखों लोगों के सामने उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई, सांसें अटक गईं और दिमाग तो जैसे पूरी तरह से खाली हो गया। और देखिए, ये सिर्फ एक ड्रामेटिक कहानी की शुरुआत नहीं है, ये असल में आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके मन की हालत को दिखाता है। तो हैरिस हमें उस आवाज़ के बारे में बताते हैं जो हम सबके अंदर, आप जानते हैं, 2400 घंटे चलती रहती है। कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? वो अंदर की आवाज़, वो क्रिटिक जो कभी चुप ही नहीं होता। डैन हैरिस के लिए यही आवाज़ उनकी कामयाबी की वजह भी थी और उनके अंदर के गहरे दर्द की भी। ये जो पैनिक अटैक था ना, वो असल में एक वेकअप कॉल था। इसने हैरिस को एक ऐसी सच्चाई के सामने लाके खड़ा कर दिया जिसे वो कब से अनदेखा कर रहे थे, कि भाई उनका अपने ही दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है। और इसकी जड़ें कहाँ थीं? उनके उन दिनों में जब वो एक वॉर रिपोर्टर थे। उस तनाव से डील करने के लिए उन्होंने ड्रग्स देना शुरू कर दिया था, और ये पैनिक अटैक उसी का एक नतीजा था। और इसी वजह से उन्हें एक बेहतर, एक हेल्दी रास्ता ढूंढने की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं से एक नए रास्ते की तलाश शुरू हो जाती है। उन्हें एक असाइनमेंट मिलता है सेल्फ हेल्प की दुनिया को कवर करने का, और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है ईखाट टोल से। अब टोल का ये मानना था कि हम इंसानों की ज्यादातर परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम हर वक्त अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। अब हैरिस तो ठहरे एक पत्रकार, उन्हें चाहिए थे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, कोई फिलॉसफी वाली बातें नहीं। फिर भी टोल की बातों ने उनके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया डाल दिया। क्या पता मन को ट्रेन किया जा सकता हो? क्या पता मन की शांति कोई किस्मत की चीज ना होकर एक स्किल हो जिसे सीखा जा सकता है। फिर उनकी मुलाकात हुई दीपक चोपड़ा से, और यहां उनका अंदरूनी कंफ्यूजन और बढ़ गया। एक तरफ तो वो अपनी एंजाइटी से छुटकारा चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो एक पत्रकार थे। वो अपनी लॉजिकल सोच को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो दरअसल एक बीच का रास्ता ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जो ठोस हो, जिसे परखा जा सके और जो असली हो। और फिर आता है हैरिस की इस खोज में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। उनकी मुलाकात होती है साइकियाट्रिस्ट मार्क एप्स्टीन से, और ये वो शख्स थे जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को वेस्टर्न साइकोलॉजी के साथ जोड़कर देखते थे। ये वो पल था जब हैरिस के दिमाग की बत्ती जल गई। एप्स्टीन ने उन्हें समझाया कि देखो, बौद्ध धर्म कोई अजीबोगरीब विश्वास या आस्था नहीं है, ये तो मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ द माइंड। और बस अचानक से ये किसी अनजान धर्म जैसा नहीं, बल्कि दिमाग के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल जैसा लगने लगा। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने सीखी वो ये थी कि माइंडफुलनेस का मतलब किसी दूसरी दुनिया में पहुंचना या कोई चमत्कारी अनुभव नहीं है। इसका तो बस एक सीधा सा मतलब है अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे बिना जज किए साफ साफ देखना। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम रोज अपने दांत ब्रश करते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं। ये एक तरह की मेंटल हाइजीन है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बारी थी प्रैक्टिस की। तो हैरिस अपनी पहली मेडिटेशन क्लास में गए, और क्या सोचकर गए कि कुछ बहुत रहस्यमयी, कुछ आध्यात्मिक सा अनुभव होगा। लेकिन वहां उन्हें मिला क्या? एक बहुत ही सिंपल, बल्कि कहें तो थोड़ा बोरिंग सा काम। वहां उन्होंने सीखा कि मेडिटेशन का मतलब अपने विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना है, उनमें उलझना नहीं है। और जब उन्होंने रोज प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उन्हें धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगे। ऐसा नहीं था कि रातों रात कोई बड़ा चमत्कार हो गया, नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधार थे। जैसे बिना सोचे समझे रिएक्ट करना कम हो गया, और दिन में शांति के कुछ पल मिलने लगे। तो और ज्यादा शांति की तलाश में हैरिस पहुंच गए एक साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट में। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहां शांति तो नहीं मिली, बल्कि मिली बेचैनी और एक ऐसा मन जो एक जगह टिक ही नहीं रहा था। पर उसी खामोशी में
पहली बार उन्होंने अपने दिमाग के अंदर जो खेल चल रहा था उसे एकदम साफ साफ देखा। उन्होंने देखा कि कैसे वो लगातार खुद की आलोचना करते रहते हैं, कैसे बेचैन रहते हैं और कैसे हर वक्त कुछ न कुछ साबित करने में लगे रहते हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये जो हमारा ईगो है, यही वो इंजन है जो हमारी एम्बिशन और हमारी इनसिक्योरिटी दोनों को चलाता है। और उन्हें ये भी समझ आया कि आप अपने ईगो को ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर हाँ, उसे इतना सीरियसली लेना ज़रूर बंद कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, लेकिन अब हैरिस के सामने था सबसे बड़ा चैलेंज। इन सारी नई चीज़ों को अपनी हाई प्रेशर वाली न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब में कैसे अप्लाई किया जाए। और जानते हैं, जो रिजल्ट्स आए वो हैरान करने वाले थे। माइंडफुलनेस उनके लिए सच में एक सुपर पावर जैसी बन गई। वो मीटिंग्स में कम रिएक्ट करने लगे, अपने साथ काम करने वालों के साथ ज़्यादा पेशेंस रखने लगे और हाँ, लोगों को पहले से बेहतर सुनने भी लगे। तो एक सवाल उठता है, क्या माइंडफुलनेस आपको कम एम्बिशियस बना देती है? हैरिस ने पाया कि असल में इसका ठीक उल्टा होता है। इसने उन्हें सिखाया कि मेहनत तो पूरी करो, लेकिन रिजल्ट्स को लेकर पागल मत हो। प्रॉब्लम मेहनत करने में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उस मेहनत के साथ बिना सोचे समझे जुनून की हद तक चिपके रहने में। शुरू में तो हैरिस को कंपैशन या करुणा का आइडिया बड़ा कमज़ोर और इमोशनल लगता था। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि ये असल में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये कोई नैतिक जिम्मेदारी का बोझ नहीं, बल्कि एक मेंटल स्किल है, एक ऐसी स्किल जो गुस्से को कम करती है और आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के आखिर में इसके निष्कर्ष पर। हैरिस खुद बहुत ईमानदारी से ये बात मानते हैं कि मेडिटेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करने वाला और ना ही ये आपके एम्बिशन को मिटाने वाला है। लेकिन हाँ, ये आपकी ज़िंदगी को 10% बेहतर ज़रूर बना सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा शांत, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर और थोड़ा सा ज़्यादा मकसद से भरा हुआ। और सच कहूँ तो यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। ये आपको परफेक्ट बनाने का वादा नहीं करती, ये सिर्फ 10% बेहतर होने का एक रियलिस्टिक वादा करती है। तो सवाल यह है कि शुरुआत कैसे की जाए? किताब इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल टूल्स देती है। पहला, अपने ख्यालों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। दूसरा, दिन में सिर्फ कुछ मिनटों से शुरू करो। तीसरा, किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करने की जगह थोड़ा रुककर सोच समझकर जवाब दो। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी मन भटके तो खुद को कोसने की बजाय बस आराम से फिर से शुरू कर दो। याद रखिए, मेडिटेशन किसी को परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन हाँ, ये थोड़ा बेहतर ज़रूर बनाता है। और कभी-कभी बस वो 10% ही सब कुछ बदल देने के लिए काफ़ी होता है।